ओके, अब स्टार्ट करते हैं वीक 8। वीक 8 में हमारा टॉपिक है एरेज। एरेज में हम कवर करेंगे सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन एरेज। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एरेज होते क्या हैं? So array is a collection of data elements of the same type. So what does it mean? Basically प्रोग्रामर्स को एक प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ती है कि उनको मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और वो मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो यूजुअली समटाइम्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के हों। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स चाहिए। सारे के सारे रोल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो हमें 10 इंटीजर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिनके हमें अलग अलग नाम देने पड़ेंगे, और लाइन जो हम स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि इंटीजर वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 एंड सपोज 10 स्टूडेंट्स नहीं है, 20 है, तो 20 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे एक ही लाइन के अंदर। और व्हाट अबाउट 100? फिर 100 मतलब द पॉइंट इज कि यहाँ सिचुएशन ये आ जाती है कि आपको 20 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना है, आपको 20 स्टूडेंट्स के रोल नंबर चाहिए, लेकिन 20 वेरिएबल्स बनाना एक लाइन में, इट्स अ हैक्टिक जॉब। तो यूजुअली हम जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स जो कि इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 एंड सो ऑन, इसके बजाय हम एरेज यूज कर सकते हैं। एरेज आपको जो है वो ये फंक्शनैलिटी देते हैं कि आप बजाय एक से ज्यादा वेरिएबल क्रिएट करने के, आप एक एरे क्रिएट करो जो कि एक ही लाइन के थ्रू, एक ही स्टेटमेंट के थ्रू, जो कि बड़ी सिंपल होगी, और उसी स्टेटमेंट के थ्रू आप मल्टीपल वेरिएबल्स बाय यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 ये एन रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 100 वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एन हमारा एक 100 को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम 20 वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये एन हमारा 20 को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम 50 वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये एन 50 हो सकता है। वी आर यूजिंग अ जनरल एन मीन्स के एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कि कितने भी वेरिएबल्स। तो जनरली इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया इसको। तो इसी चीज को अगर मैं एरे के तौर पे लिखना चाहूँ, एरे क्रिएट करना चाहूँ, तो मेरी स्टेटमेंट बहुत सिंपल हो जाएगी। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हम एक जनरल टाइप ले रहे हैं, जैसे मोस्ट कॉमन यूज इंटीजर। मैं अगर इंटीजर डेटा टाइप का एरे क्रिएट करना चाहती हूँ, यानी मैं इंटीजर डेटा टाइप के कुछ वेरिएबल्स एक कमांड के थ्रू कनेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सिंटैक्स क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले INT, उसके बाद एरे का नाम। एरे का नाम बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसे वेरिएबल्स के नाम होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हो कि एरे मुझे ऐसा क्रिएट करना है जिसमें मेरे पास 20 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हों, तो मैं एरे का नाम रख सकती हूँ रोल नंबर। अगर मैं ये कहती हूँ कि एरे ऐसा क्रिएट करना है जिसमें 20 स्टूडेंट की परसेंटेजेस स्टोर हो, तो एरे का नाम हो सकता है परसेंटेज। तो इट डिपेंडिंग ऑन योर नीड, एरे का नाम बिल्कुल उसी तरीके से चेंज हो सकता है जैसे आप वेरिएबल्स के नाम चेंज कर सकते थे। लेकिन सेंटेंस में फिर लाजमी हिस्सा क्या आता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट। आपको स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं और आपको एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं। ब्रैकेट के बारे में हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की कि जो ब्रैकेट्स हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हो तो आप एक ब्रैकेट एंड लाजमी करते हो। सो बिटवीन दोज ब्रैकेट हमें एन देना है। नाउ व्हाट इज एन? यहाँ हमने यूज किया बेसिकली जर्नल फॉर्म में। यहाँ एन का मतलब है एनी नंबर, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 20 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो यहाँ एन की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ सिर्फ एक ही सिंपल लाइन लिखने से, छोटी सी स्टेटमेंट लिखने से मेरे पास 20 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिनको एक्सेस करने के लिए मेरा तरीकेकार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज करते हैं। वो क्या कि हम आपके एरे का नाम और उसके बाद इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं। इनको डिस्कस करते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यूज बेसिकली इंडेक्सेस कहलाती हैं। तो अगर मेरे पास 20 है वेरिएबल फॉर एग्जांपल, तो पहला VAR ब्रैकेट के अंदर 0 होगा, दूसरा VAR ब्रैकेट के अंदर 1 होगा, तीसरा VAR ब्रैकेट के अंदर 2 होगा, चौथा VAR एंड सो ऑन, एंड द लास्ट है VRN। अगेन एज आई टोल्ड कि n रिप्रेजेंट करता है किसी भी
नंबर को। तो बेसिकली अगर मैं कहती हूँ मैंने 20 वेरिएबल्स क्रिएट किए तो 10 की वैल्यू लास्ट हो जाएगी 90। तो जो थोड़ी सी अजीब सी चीज सामने आई वो ये कि सबसे पहली वैल्यू जो है वो हम 0 क्यों दे रहे हैं। तो नाउ इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। जब आपकी मेमोरी में एरे क्रिएट होता है तो वो मेमोरी में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस लेता है, मींस एक के बाद एक। और ऑब्वियसली मेमोरी तो हम देख नहीं सकते, और जैसे कि हमने वेरिएबल्स में भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स वैसे तो हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम पता होता है, लेकिन वेरिएबल के बैक पे एक मेमोरी लोकेशन काम कर रही होती है जिसका हमें पता होना जरूरी नहीं होता। इसी तरीके से एरे के पीछे भी ये मेमोरी लोकेशन चल रही होती हैं। हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिल रही होती है, जो हम आगे के टॉपिक में कहीं ना कहीं जाकर डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा मेमोरी पे डिस्कशन करेंगे। खैर फिलहाल तो हमारे लिए इतना काफी है कि अगर हम एरे क्रिएट करते हैं तो हमें सिर्फ एरे का नाम पता होना चाहिए एंड फ्यू मोर डिटेल। वो डिटेल क्या है? नंबर 1, एरे जब भी आप क्रिएट करोगी उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होगी। मीन्स आप उसको ये बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे n रिप्रेजेंट किया, n इज बेसिकली लेंथ। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि आपको एरे कितने एलिमेंट्स का बनाना है। दूसरी चीज कि हर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो नंबर हम यूज कर रहे थे जैसे 0, 1, 2, वो एरे की इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, सो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है इंडेक्स। ठीक है, ऑब्वियसली पहली इंपॉर्टेंट टर्म तो एरे ही है। ठीक है, कि वी आर क्रिएटिंग एरे। नंबर 2, every array has a data type. Number 3, array contains contiguous memory location, means मेमोरी में एक के बाद एक जो है वो एरे के एलिमेंट्स एक साथ ही सेव हो रहे होते हैं। नंबर 3, हर एरे के पास एक लेंथ होती है। देन हर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम जो नंबर यूज करते हैं उस नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं। तो लेंथ एक अलग चीज है और इंडेक्स जो है वो एक अलग चीज है, वो आगे भी डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, नाउ जो सबसे पहला एड्रेस है जो कि फर्स्ट एरे एलिमेंट है कि वो सबसे लोएस्ट नंबर होता है, और जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वो लास्ट एलिमेंट होता है। यानी सबसे छोटा नंबर नीचे पिक्चर के थ्रू सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर? 0, तो ये कहलाती है फर्स्ट एलिमेंट। सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है हमारे पास? 9, तो ये हमारे पास कहलाएगा लास्ट एलिमेंट। अच्छा, फिर ये इंडेक्सेस हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक। इंडेक्स इज अ सिंगुलर वर्ड। अगर हम प्लूरल में कहना चाहें तो इस indices mean more than one index. अच्छा, the first index of an array is 0. This is a rule which we have to remember कि array का जो पहला एलिमेंट है उसकी जो इंडेक्स होगी वो 0 होगी, और जो लास्ट इंडेक्स है उसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं जैसे लेंथ माइनस 1। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये जो एरे है इसकी लेंथ कितनी है? नीचे पिक्चर में एरे लेंथ कितनी है? 10 है। ठीक है, 10 मीन्स कि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इसमें इसकी लेंथ कितनी है? 10 है। इसका फर्स्ट जो इंडेक्स है वो कौन सा है? 0 है। इसका लास्ट इंडेक्स कौन सा है? 9 है। नाउ इंडेक्सेस क्या है? इंडेक्सेस एरे लोकेशन है। ठीक है, आपके पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो एरे का नाम, इस एरे का कोई नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेरिएबल नेम होते हैं उसी तरह एरे नेम होते हैं। तो इस एरे का एक तो नाम होगा। नंबर 2, एरे का नाम के साथ हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम किस लोकेशन को या किस एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए हमें जो है वो एरे की इंडेक्स चाहिए होगी, उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए होगा। तो जनरली इसको बोलने में हम ऐसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि सामने जो एरर है इसका नाम है परसेंटेज। लेट्स सपोज इट्स परसेंटेज, so I can say percentage of 0, percentage of 1, percentage of 2। मैं हर इंडेक्स को परसेंटेज के साथ मिलाकर इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर सकती हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से what element is at percentage of 8, so ये वो एरिया है या ये वो जगह है जहाँ पर हम कुछ रखेंगे। ठीक है, मतलब हम जब कुछ पुट करेंगे तो हम एरे के अंदर उस लोकेशन पे पुट करेंगे। तो ये पिक्चर जो सामने नजर आ रही है, वी कैन नॉट सी एरे लाइक दिस।
यू कैन ओनली इमेजिन एरे लाइक दिस, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, एक्चुअल में आपको ऐसे नजर नहीं आते। आगे चल के देखते हैं कि एक्चुअल में एरे कैसे होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स को जो है वो विद देयर प्रॉपर टर्म्स अंडरस्टैंड कर लें। नंबर 1, सबसे पहले एरे यूज करने के लिए आपको एरे डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर को हमने पहले भी डिस्कस किया था वेरिएबल्स के अंदर। डिक्लेयर करने का मतलब ये, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते थे हम कहते थे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर। इन द सेम वे जब आप एरे क्रिएट कर रहे हो तो आप कहोगे आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो। सो डिक्लेयर करने की जर्नल सिंटैक्स क्या होगी? नंबर 1, टाइप। I have not written data type, I have written type. Type is a general term. क्यों? क्योंकि एरे प्रिमिटिव डेटा टाइप के भी हो सकते हैं, एंड आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे जिनमें एरे को हम वेरी एडवांस वे में देखेंगे कि एरे जरूरी नहीं है सिर्फ इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर के बने, एरे और चीजों के भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त फिलहाल हमें जहाँ तक हम पहुंचे हैं हम एरेज को फिलहाल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ही देखेंगे। तो एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद हम एरे नेम देते हैं जो कि कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एरे नेम दे दो। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी है। उसके बाद एरे साइज, यहाँ वर्ड साइज यूज हो गया, पहले लेंथ यूज कर रहे थे बट इट्स सेम, आप एरे साइज बोलो, एरे लेंथ बोलो, इट्स अप टू यू। देन उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट फिर से लाजमी और आखिर में सेमीकोलन, इट विल डिक्लेयर एन एरे। अच्छा, फिर इस टाइप का एरे जो कि जी सिंटैक्स हमने देखा है, ये क्रिएट करेगा एक सिंगल डायमेंशन एरे। सो राइट नाउ फर्स्टली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम सिंगल डायमेंशन एरे डिस्कस कर रहे हैं। अब सिंगल डायमेंशन एरे में आगे होता क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही लाइन में फ्लो करते हैं। जैसे इसके अंदर है एलिमेंट नंबर 1 है, देन एलिमेंट नंबर 2 है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या वन के एक के बाद एक दूसरा एलिमेंट जो है वो हम एक्सेस कर रहे होते हैं। देयर इज ओनली वन डायमेंशन। नाउ एरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट? एक इंटीजर नंबर, ठीक है, विच शुड बी ग्रेटर देन 0। एरे का जो साइज दोगे उसको एक नंबर होना चाहिए, वो नंबर इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए और उसका साइज 0 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, फिर एरे की डेटा टाइप जो है वो कोई प्रीमेटिव डेटा टाइप भी हो सकती है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप या प्रीमेटिव डेटा टाइप, या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। वी विल डिस्कस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होती हैं, आगे के लेक्चर्स में आएंगी। बट जस्ट रिमेंबर दैट एरे प्रीमेटिव डेटा टाइप के अलावा भी बहुत चीजों के बन सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, एन एरे ऑफ बैलेंस। तो डेटा टाइप हमने क्या दी है इसकी? डबल। डबल डेटा टाइप का एरे, एरे का नाम क्या है? बैलेंस, और उसकी साइज कितनी है? 10। so we have created 10 variables of name balance और उसकी डेटा टाइप क्या है? डबल। so now second term is initializing an array। so डिक्लेरेशन तो इजी है, ठीक है, आपने सिर्फ डेटा टाइप देनी है, उसके बाद एरे का नाम देना है और ब्रैकेट में उसकी साइज देनी है। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम एरे को डिक्लेयर करें तो साथ में इनिशियलाइज भी कर दें। इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि हम एरे के सारे एलिमेंट्स वन बाय वन उसमें पुट करवा दें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। सो ये कैसे पॉसिबल है? हम ये क्या कर सकते हैं? अगेन इसका तरीकेकार क्या होगा? आप सबसे पहले डेटा टाइप दोगे, उसके बाद आप एरे का नाम दोगे और उसके बाद आप साइज दे सकते हो। साइज ऑप्शनल है, सो बेसिकली आप साइज दो। नीचे वाले एग्जांपल में देख लो साइज नहीं है, ठीक है, यहाँ हमने साइज नहीं दिया और ऊपर साइज दिया, डजंट मैटर, दोनों तरीकों में आप आपका एरे बिल्कुल सेम बनेगा। तो वैल्यूज क्या दी हैं हमने? पहली वैल्यू, अच्छा, उसके बाद इक्वल टू की साइन देनी है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वैल्यूज दोगे सेपरेटिंग विथ कॉमा। सो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू के बाद एक कॉमा, ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू, ठीक है, सेकंड वैल्यू के बाद एक कॉमा, थर्ड वैल्यू के बाद एक कॉमा, फोर्थ वैल्यू के बाद एक कॉमा एंड देन फिफ्थ वैल्यू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओवर, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, ब्रेसेस हमेशा पेयर में आते हैं, अगर ओपन होते हैं तो क्लोज लाजमी होते हैं, ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन। ओके, नाउ ये अगर आप ये दोनों वे में फर्क क्या है? अगर आप ये वाला वे यूज कर रहे हो तो यहाँ 5 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं दे सकते, प्रॉब्लम को एरर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको कितने एलिमेंट्स देने हैं
तो आप यहाँ से साइज जो है वो हटा दें। लेकिन अगर आप साइज नहीं देते, ठीक है, तो आप यहाँ चाहो जितने मर्जी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, वैल्यूज नोट करो, क्योंकि हमने डबल क्रिएट किया है, डेटा टाइप डबल है, तो सारी वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स के अंदर है, क्योंकि डबल डेटा टाइप हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है जो कि पॉइंट्स में वैल्यू लेती है। अच्छा, फिर इमेजिन करते हैं, मतलब अगेन ये जो नीचे पिक्चर हमने क्रिएट किया है जस्ट अवर इमेजिनेशन कि जो हमारे पास एरे क्रिएट होगा, एरे का नाम होगा बैलेंस, उसकी 0 इंडेक्स पे यानी 0 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 100.0, 1 लोकेशन पे वैल्यू आ जाएगी 2.0 और 2 लोकेशन पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो 2 लोकेशन है उस पे वैल्यू आ जाएगी 3.4, 3 लोकेशन पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 7.0 एंड उसकी 4th लोकेशन पे वैल्यू आ जाएगी 50.0। तो जो हमने रूल्स पढ़े, नंबर 1, एरे का एक नाम होता है बैलेंस, एरे की इंडेक्सेस होती हैं, सबसे कम पहली इंडेक्स जो है वो 0 होती है, जो कि सबसे छोटी वैल्यू, मतलब सॉरी, जो कि सबसे छोटी स्टार्टिंग वैल्यू कहलाती है। सबसे लास्ट जो इंडेक्स है वो साइज -1 होती है, जो कि हमारी सबसे ग्रेटेस्ट इंडेक्स है, यानी लास्ट इंडेक्स कहलाती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक तो हमारे पास इंडेक्सेस होती हैं, दूसरे हमारे पास एरे की वैल्यूज होती है। ठीक है, जैसे हर वेरिएबल की वैल्यू हम अलग अलग रख सकते हैं, इसलिए एरे में पड़े हुए सॉरी एरे के जो हर इंडेक्स है उसमें पड़ी हुई वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें से कोई स्पेसिफिक एक्सेस करना चाहूँ एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल लास्ट हमारे पास 4 पे क्या पड़ा हुआ था 50.0, यानी इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे 50.0 पड़ा हुआ था। मैं उसको अगर चेंज करना चाहूँ, सो आई कैन राइट कि बैलेंस ऑफ 4 को, यानी बैलेंस ब्रैकेट के अंदर 4, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं। किसको एक्सेस कर रहे हैं, एरे के सिंगल एलिमेंट को भी हम अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर रहे हैं कि हम बैलेंस ऑफ 4 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं 785.2। तो क्या करेगा कि फिफ्थ एलिमेंट, ये भले यहाँ पे 4 लिखा है लेकिन है क्या, ये फिफ्थ एलिमेंट है। इंडेक्स इसकी 4 है लेकिन ये कहलाएगा एरे का फिफ्थ एलिमेंट। सो एरे के फिफ्थ एलिमेंट में वैल्यू 50 से हटाकर क्या कर दे 75.2। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया सैलरी, ठीक है, सो और सैलरी के अंदर हम वैल्यू डालना चाह रहे हैं 17.0, जो कि किस पे पड़ी है, जो कि 4th वैल्यू है। ठीक है, 4th एलिमेंट है एरे का, लेकिन हम उस 4th एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, इंडेक्स नंबर 3 से। तो इंडेक्सेस हमेशा एलिमेंट से एक नंबर कम होती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी पहली इंडेक्स 0 है। तो बैलेंस ऑफ 3 को कॉपी कर दे इसमें सैलरी के अंदर, तो आपकी जो सैलरी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 17.0। फिर इसको सी आउट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम सी आउट के अंदर वेरिएबल, ओके, ये दिखाने का मकसद क्या है कि जहां जहां हमारे वेरिएबल्स यूज होते थे उन वेरिएबल्स की जगह हम सिंगल एरे एलिमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं। हमने जो है वो बैलेंस ऑफ 4 की वैल्यू चेंज की, यहाँ हमने बैलेंस ऑफ 3 को सैलरी में कॉपी कर दिया और अब हम बैलेंस ऑफ 2 को प्रिंट करवा रहे हैं। या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि अब हम एरे के थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। बैलेंस ऑफ 2 क्या है, एरे का थर्ड एलिमेंट है। तो थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करेगा तो स्क्रीन पे आपको क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3.4। So that's all the theory, लेकिन still there are some important points which are there to discuss. Number 1, we can access array randomly by using any index. का मतलब ये है कि मैं चाहे कभी भी array of 3 को एक्सेस कर लूँ, array of 4th इंडेक्स को एक्सेस कर लूँ, या मैं बीच में एकदम 1 इंडेक्स को, जैसे मैंने यहाँ किया है कि मैंने 4 को एक्सेस किया, फिर 3 को कर दिया, फिर 2 को कर दिया, मेरी मर्जी है कि मैं किसी भी इंडेक्स को रैंडमली का मतलब है देयर इज नो सीक्वेंस, आप किसी भी सीक्वेंस में एरे के किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करके उसमें पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। इट इज पॉसिबल, बट यूजुअली वी यूज अ लूप। ठीक है, हम आगे भी देखते हैं हम क्या करते हैं। अब अगर हम एरे के एक एक एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करें तो इट टेक्स टाइम। तो एरे ना सिर्फ हमें ये खासियत मिलती है कि हम एक ही लाइन के थ्रू 10 वेरिएबल्स क्रिएट कर लें,
हमें ये खासियत भी मिलती है कि हम लूप यूज करके उन 10 वेरिएबल्स को एक लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू ही एक्सेस कर लें। ये हम प्रोग्राम्स में देखेंगे, but the important point is which should be noted here कि हम यूजुअली लूप्स यूज करते हैं एरे के सारे एलिमेंट को 1 by 1 एक्सेस करने के लिए। और नंबर 3 पॉइंट रिड्यूसेस कोड। डेफिनेटली एरे यूज करने की वजह से हमारा कोड कम हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते हैं। हम एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल्स बना देते हैं और फिर लूप्स के थ्रू कोड को एक्सेस करते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट कम यूज होती है, हमें कम कोड लिखना पड़ता है। दूसरे फायदे सॉर्टिंग, सर्चिंग जैसे एल्गोरिथम्स एरे के होने की वजह से बहुत आसान हो जाते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो मौजूद हो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, यानी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। सर्चिंग का मतलब ये है कि हमें सारे एलिमेंट्स में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करना हो। इसके अलावा हमें बेसिकली जो C++ का एरे है वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलाउ करता है, ठीक है, जो हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे बताने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एरे को 10 एलिमेंट से डिक्लेयर किया है तो 10 एलिमेंट्स में ओवरऑल यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखते हैं, और ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने ग्राफ से उनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने का तरीका एग्जांपल्स ही हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एग्जांपल जो कि सिंपल एरे पे। अच्छा, अब सिंपल एरे क्रिएट करने के लिए हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है दैट इज INT एंड स्पेस, उसके बाद हमने एरे का नाम क्या रखा है ARR, देन हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे की साइज क्या रखी है 5। सो वी हैव क्रिएटेड एन एरे व्हिच हैज 5 एलिमेंट्स। फिर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर के। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन पे चाहो, जैसे पहले हम करते थे, तो हम एक ही टाइम पे एक एरे और एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इट विल नॉट गिव कोई भी वो एरर नहीं जनरेट करेगा, प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। लेकिन अगेन आई डू इट कि हम अलग अलग इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक एरे है, ये एक अलग वेरिएबल है, तो फॉर द क्लियरिटी, ठीक है, इनको मैंने अलग अलग डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके बाद ये स्टेटमेंट आप एज इट इज प्रिंट करवा रहे हो, एन इंटीजर एरे, एक हेडिंग है। फिर ये स्टेटमेंट भी एज इट इज प्रिंट करवा रहे हो, एंटर 5 एलिमेंट्स इन एरे, ताकि ये दो स्टेटमेंट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं एक लूप, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि एरे को एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका जो कि कम कोड के थ्रू आप कर सकते हो वो है बाय यूजिंग लूप। तो लूप के थ्रू, ठीक है, आप किस तरीके से एरे को एक्सेस कर सकते हो कि आपने k इज इक्वल टू 0, लूप को स्टार्ट किया 0 से, k लेस देन 5, एरे का साइज 5 है, तो हमने लूप को चलाया है k लेस देन 5 तक, ताकि k की वैल्यू लास्ट क्या बने 4, 5 तक पहुंच ही ना सके, और k प्लस प्लस। तो ये हमारा लूप कितनी दफा चलेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। तो ये k की वैल्यूज होंगी जो इस लूप में हमें मिलेंगी। पहली दफा k 0 होगा, फिर k 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 4 होगा। ओके, नाउ ये लाइन जो है जो कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स से दी है, ये एज इट इज प्रिंट होगी। और आप लोग प्लीज अब ये बात याद रखा करो कि इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी सिंबल्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एंटर से ARR, फिर ये ब्रैकेट का निशान आए, फिर k की वैल्यू आए, ठीक है। k की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 0, देन फिर 1, फिर 2, फिर जैसे लूप चेंज होता जाएगा k की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। k की वैल्यू के बाद फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ हो और कोलन ये स्क्रीन पे नजर आए कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, cin एरे ऑफ k। तो एज हमने पहले डिस्कस किया कि एरे के एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं किस तरह, जैसे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 7, एरे ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे उन वैल्यूज की बजाय हम वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ k की वैल्यू जैसे जैसे लूप चलेगा k की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, और हर दफा ये एरे के एक अलग एलिमेंट को एक्सेस करेगा। सो इस तरीके से ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और 5 टाइम हमसे एरे में इनपुट लेगा। इस तरह
इसके बाद हम एलिमेंट इन एरे आर प्रिंट करवा रहे हैं एज इट इज दोबारा से, क्योंकि हमने एक दफा में लूप चलाया और एरे में वैल्यूज इनपुट लेनी है, फिर हम दोबारा लूप चला रहे हैं ताकि हम उन वैल्यूज को प्रिंट करवा सकें। सो लूप दोबारा सेम तरीके से चला रहे हैं 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एरे और ये ब्रैकेट एज इट इज प्रिंट होंगे, ठीक है। के की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होगी, और फिर इन ब्रैकेट और कोलन और इनको भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करवाया है ताकि स्क्रीन पे हमें जो एरे की शक्ल है वो एरे जैसी ही दिखे। तो इसको थोड़ा सा आउटपुट लेके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसका आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो 2 लाइन्स थी हमारी, 7 लाइन्स में देखते हैं हमारी ये 2 लाइन, ठीक है। हमारी ये 2 लाइन्स प्रिंट हो गई। पहली थी इंटीजर एरे एलिमेंट 5, हमने इनको सिर्फ सी आउट करवाया था, दोनों की दोनों एज इट इज सी आउट हो गई। उसके बाद हमारा जो है वो लूप चला था और लूप के अंदर हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी कि एंटर ए आर आर आए, देखो एंटर ए आर आर और उसके बाद ब्रैकेट। ये चीज हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी है ताकि ये ऐसे प्रिंट हो जाए। उसके बाद ये 0 कहाँ से आ रहा है, ये इस के की वैल्यू है, ठीक है। तो इस के की वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या पुट हो रहा है, 0, क्योंकि जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, 0। और उसके बाद फिर हमने ये और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ऊपर यहाँ पे और एज इट इज प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ वेट क्यों कर रहा है, चेन की वजह से। जब तक हम कोई वैल्यू देकर इनपुट नहीं करेंगे ये आगे नहीं चलेगा। तो लेट्स सी, हम फर्स्ट वैल्यू दे रहे हैं 34, देन दोबारा स्टेटमेंट आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि लूप चल रहा है। अब अगेन यही ये सारी चीजें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थी, एज इट इज प्रिंट हो गई। क्या चेंज हुआ, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी, अब क्या हो गई 1, और उसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है, एज इट इज हमने प्रिंट करवाया था, ये कोलन भी हमने एज इट इज प्रिंट करवाया था। तो इन द सेम वे ये कितनी दफा चलेगा, ये 5 टाइम चलेगा और हमसे डिफरेंट तरह की वैल्यूज जो है वो इनपुट लेता जाएगा। हम इसको डिफरेंट तरह की वैल्यूज इनपुट देंगे एंड देन वो वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। सो द एलिमेंट्स ऑफ एरे, द एलिमेंट्स इन एरे आर, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ सी आउट करवाई। उसके बाद एंड एल है, फिर हमने दोबारा ये एरे और ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट करवाए थे, एज इट इज आ गए। अगेन के की वैल्यू की जगह यहाँ पर 0 आ गए। तो नाउ यू नो कि ये लाइन जो है वो इस तरह इसलिए लिखी गई है ताकि हमें आउटपुट में इस तरीके का आउटपुट मिले। ये हमें बताया कि एरे ऑफ 0 34 दिया आपने, एरे ऑफ 1 43 दिया, एरे ऑफ 2 में आपने वैल्यू दी 54, एरे ऑफ 3 76 एंड एरे ऑफ 4 87। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, ये समझो कि 5 वेरिएबल्स क्रिएट करना और बड़े कम कोड के अंदर उसमें यूजर से इनपुट लेना और उन 5 वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट आउट करवाना। यही अगर काम आपको 1 बाय 1 करना पड़ता तो इट वुड हैव बीन लेंथी। देखते हैं किस तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये लूप नहीं है, ठीक है, और आप इनपुट लेना चाहते हो तो आपको ये लूप हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लूप हटाते हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम ये आपकी स्टेटमेंट भी हट जाएगी। आप कह रहे हो एरे ऑफ 0 में इनपुट करो और सीन किसके अंदर कर रहे हो, एरे ऑफ 0 में। इस स्टेटमेंट को कितनी दफा लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेटमेंट को हमें लिखना पड़ेगा 5 दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा और 5वीं दफा। और हर दफा हमें इसमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। एरे ऑफ 1 में वैल्यू ले, ठीक है, और एरे ऑफ 2 में वैल्यू ले, ठीक है। ठीक है, राइट करना ही, ठीक है, इसको बार बार राइट करना ही जो है वो बहुत हेक्टिक है, बहुत बोरिंग है कि आप बजाय लूप यूज करने के एरे को उसके रैंडम एलिमेंट से एक्सेस करो, ठीक है। तो हमने ये समझो कितनी, कहाँ हमने लूप के अंदर सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है, और कहाँ हमें लिखनी पड़ रही है ये 10 स्टेटमेंट। तो 10 स्टेटमेंट्स को उस लूप में 3 स्टेटमेंट से रिप्लेस किया था। अब प्रोग्राम सेम तरीके से ही चलेगा, ठीक है। एरे ऑफ 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 एंड देन 4 लेगा। लेकिन आप अपना कोड देखो कि वो कितना लेंथी हो गया। प्रिंट करवाने के लिए अभी भी हम लूप यूज कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन करो इसको भी मैं लूप के बजाय स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दूं तो ये कितना लेंथी हो जाएगा कोड। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट, हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है।
हम एरे को ऐसे यूज नहीं करते, हम हमेशा एरे को यूज करने के लिए एक लूप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोड कम हो जाता है जो और इट मेक सेंस। ठीक है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, लास्ट 5 है, अगर हम उसको 1 बाय 1 एक्सेस करना चाहें तो हम लूप भी काउंटिंग करते हैं, वो 0 1 2 3 काउंट कर सकते हैं हमारे लिए। तो लूप को एरे के लिए यूज करना इज द मोस्ट feasible option. Okay, let's now see your second example. सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो वी विल बी हैविंग 10 एलिमेंट्स जो कि हम रैंडमली इनपुट करेंगे और हमारा प्रोग्राम हमें ये मालूम करके बताएगा कि उन सारे नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सो अगेन वी हैव क्रिएटेड एन एरे, एरे का नाम फिर ARR है और उसके एलिमेंट कितने हैं, 10 है। देन वी हैव क्रिएटेड 3 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है LOC जो हमें ये बताएगा कि कौन सी लोकेशन पे हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिली है। सेकंड हमारे पास है लार्ज। लार्ज एक हेल्पिंग वेरिएबल है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम जो भी नंबर उसको लार्जर लगता जाएगा अपने पास सेव करता जाएगा। K इज फॉर लूप। ठीक है, तो K वेरिएबल लूप को हैंडल करने के लिए बनाया गया। तो अब की दफा हमारा लूप k इज इक्वल टू 0 से लेकर k लेस देन 10 से करेगा। एरे वाले जो हमारे लूप्स हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, k इज इक्वल टू 0 से हमेशा, और लेस देन लेंथ तक या लेस देन 5 तक चलते हैं। तो ये आपका जो लूप है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 और 9 तक चलेगा। तो सबसे पहले सी आउट की स्टेटमेंट है एंटर एलिमेंट नंबर, लेकिन यहाँ हमने कर दिया k+1। ये प्लस वन इसलिए किया है ताकि ये थोड़ा सा यूजर के लिए, अब यूजर के लिए हम बार बार 0 1 2 3 प्रिंट करवाएं, यूजर कहेगा पहला एलिमेंट 0 क्यों। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो यूजर को पहला एलिमेंट नजर आए ना वो नजर आए 1। तो यूजर को लिखा हुआ है एंटर एलिमेंट नंबर 1, इसलिए हमने यहाँ पर k+1 कर दिया। तो हम k से दो काम ले रहे हैं, एक k से तो हम एलिमेंट नंबर भी सही प्रिंट करवा रहे हैं और k से हम एरे की फर्स्ट इंडेक्स जो कि 0 है उसको भी एक्सेस करेंगे, और उसके बाद कोलन का निशान प्रिंट हो ताकि अगेन आउटपुट आपका थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अच्छा, नाउ CN एरे ऑफ के। ठीक है, ये क्या करेगा, बार बार जितनी दफा लूप चलता जाएगा k की वैल्यू हमसे इनपुट लेता रहेगा। अच्छा, जब ये 10 वैल्यूज इनपुट ले चुका होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है वो क्या करेगा, सिर्फ 10 एलिमेंट्स इनपुट लेगा। उसके बाद हमारा जो एल्गोरिथम है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एल्गोरिथम में हमने किया क्या है कि पहले तो हमने यूजर से 10 वैल्यूज इनपुट लेनी है। उसके बाद हमने एक और लूप चलाया जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यूज जो है वो उनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो फिलहाल हमने क्या किया है कि लार्ज को हमने सबसे पहली वैल्यू यानी एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने असाइन कर दिया लार्ज को। ठीक है, तो जो भी एरे की फर्स्ट एलिमेंट हम जो भी इनपुट करेंगे वो लार्ज के अंदर चली जाएगी। उसके बाद लूप दोबारा चलेगा 0 से लेकर 9 तक। हर आइट्रेशन के अंदर चेक करेगा क्या लार्ज लेस देन है एरे ऑफ के की। तो फर्स्ट लेट्स सपोज कि हमने जो वैल्यूज एंटर की हैं वो हैं 23 54 67। हम इसको ज़्यादा आइट्रेशन नहीं, हम 3-4 आइट्रेशन तक ही चला के देखते, लेकिन हमें बात समझ में आएगी किस तरीके से काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल एरे ऑफ जो एरे ऑफ 0 है उसकी वैल्यू 23 है, और आपका एरे ऑफ 1 जो है वो 45 है, एरे ऑफ 2 आपने 67 दिया है, और एरे ऑफ 3 जो है वो 78 है। तो नाउ यहाँ करेगा क्या कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ लार्ज की वैल्यू क्या बन जाएगी 23। सो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ लार्ज की वैल्यू होगी 23 और एरे ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, वो भी होगी 23, क्योंकि के की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 0। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये दो स्टेटमेंट्स जो कि फॉल्स होने पे नहीं चलेंगी और उसके बाद आपको ये लूप की तरफ वापस ले जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली लूप के अंदर ये सिर्फ एक ही इफ है। ठीक है, सो हमने लूप में ब्रैकेट्स नहीं लगाए, बट यू नीड टू नो कि ये फॉर लूप के अंदर ये इफ चल रहा है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर तो ये एक ही स्टेटमेंट है इफ, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इफ
अगर फॉर लूप के अंदर हो तो चाहे जितना भी बड़ा हो वो एक ही स्टेटमेंट कंसिडर होता है, इसलिए हम उसमें ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, सो ये फॉर के अंदर एक ही इफ चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ भी नहीं होगा, के की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब के की वैल्यू जो है वो 1 है, हमारा के जो है वो उसका 1 पे स्टैंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, अब जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो लार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, वही 23, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन लार्ज। लार्ज की वैल्यू तो हमने यहाँ ही सेट की थी एरे ऑफ 0, यानी फर्स्ट एलिमेंट लार्ज के अंदर चला जाए, और ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी तो नीचे कुछ चेंज तो हुआ नहीं। तो लेट्स सी, अब जो है वो लार्ज की वैल्यू होगी 23, और एरे ऑफ के जो कि के की वैल्यू ऑफ 1 है, एरे ऑफ के में क्या पड़ा हुआ होगा 45। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन देखो तो ये कंडीशन ट्रू है, लार्ज इज लेस देन एरे ऑफ के। जैसी कंडीशन ट्रू होगी क्या होगा, एलओसी इज इक्वल टू के की वैल्यू इस वक्त क्या है 1, तो एलओसी की वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पर 1। और प्लीज ये कोड में आप नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, देन वी विल गेट बैक टू द ओरिजिनल कोड। फिर एरे ऑफ के की इस वक्त वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्योंकि 1 है। ठीक है, तो एरे ऑफ के का मतलब एरे ऑफ 1, ये है एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 क्या पड़ा हुआ है 45, तो 45 किसके अंदर चला जाएगा, लार्ज के अंदर। सो लार्ज की जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 45। देन लूप दोबारा चलेगा, के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और एरे ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ होगा 67। सो नाउ लार्ज की वैल्यू हमने चेंज कर दी थी, लार्ज की वैल्यू हो गई थी 45, चलिए 45 हो जाएगा। ठीक है, और एरे ऑफ के जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या पड़ेगी वहाँ पे 67। हमने कहा कि 2 है तो एरे ऑफ के में क्या पड़ा हुआ है 67। ये कंडीशन अगेन ट्रू है। ठीक है, जब कंडीशन अगेन ट्रू है तो ये वाला कोड चलेगा, के की वैल्यू अब 2 है तो एलओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और एरे ऑफ 2 यानी एरे ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है 67, तो आज की न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी 67। अच्छा, टीचर नंबर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 18 ले लेते हैं, ताकि हमें ये फॉल्स भी तो हमें पता लगे ना कि लाइटर्स कैसे फाइंड आउट कर रहा है। सो नाउ जब लूप अगेन थर्ड टाइम चलेगा, के की वैल्यू क्या हो, फोर्थ टाइम चलेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 3। तो के की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो लार्ज की हमारी वैल्यू क्या बन गई थी 67, एरे ऑफ के में क्या पड़ा हुआ है 18। ये के की वैल्यू 3 है, एरे ऑफ के में क्या पड़ा हुआ है 18। ठीक है, तो कंपेयर करेगा, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, समझे, ये लास्ट की आइटरेशन है। वैसे तो 10 दफा चलेगा, लेकिन हम इतनी दफा नहीं चला सकते इसको, तो ये चलता रहेगा एंड फाइनली 10 तक यही चेंज करके तो फाइनली जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वो एरे ऑफ एलओसी होगी। जरा नोट के जब भी लार्जर होने पे वैल्यू ट्रू हो रही है तो के की वैल्यू एलओसी में कॉपी हो रही है, जो कि अभी जैसे करंट सिचुएशन में 2 है, तो यहाँ पर एलओसी की जगह क्या चला जाएगा, आप लिखोगे नहीं, खुद ही चला जाएगा एरे ऑफ 2, और एरे ऑफ 2 जो है 67, और ये 67 प्रिंट करेगा और हमें बताएगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो ये है। तो अपने प्रोग्राम को वापस सही तरीके में लेकर आते हैं जैसा वो था। ठीक है, तो दैट वाज द कोड। ये जो मैं चेंजेस कर रही थी वो सारी सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो वो अपने कोड में नहीं करोगे। लेट्स रन इट। ठीक है, एंटर एलिमेंट नंबर 1 आ गया, देखो अब ये 0 नहीं आया 1 आया, ताकि यूजर्स को सही लगे। तो हम डिफरेंट रैंडम नंबर्स इनपुट करते हैं और डिफरेंट इसमें एंटर करते हैं ताकि हमें पता लग सके। ठीक है, सो आई हैव एंटर डिफरेंट रैंडम नंबर, और उन सब के अंदर इसको 98 जो है वो सबसे बड़ा लगा है। लेट्स वेरीफाई इट। ठीक है, कि 98 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है या नहीं। तो नोट करो 45, 87, 12, 98 यही सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इसने आइडेंटिफाई करके हमें बता दिया है कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो ये है। ओके, नाउ लेट्स सी आवर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो भी सिंगल डायमेंशन एरे यूज कर रही है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक एरे क्रिएट किया है और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमने कहा 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक मंथ है, एक डे है और एक टोटल डेज है। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये रहेगा कि हम इसको कोई भी मंथ और कोई भी डेट एंटर करें। ठीक है, और हमें ये कैलकुलेट करके बता दें कि 1 जनवरी से लेकर अब तक
कितने टोटल दिन जो है वो गुजर चुके हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रही हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रही हूँ 2 फरवरी, तो मुझे ये आंसर दे के 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक अभी तक 33 डेज जो हैं वो गुजर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा टास्क है। तो सबसे पहले तो हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं ताकि एक में हम मंथ ले सकें, एक में हम डे ले सकें और तीसरे में हम कैलकुलेट कर सकें कि टोटल डेज कितने बने। देन यहाँ पे जो है वो एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है। एरे की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और एरे का नाम क्या है, डेज अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर मंथ मीन्स डे पर मंथ। तो एज वी कैन यूज अंडरस्कोर इन वेरिएबल, तो एरे नेम्स में भी वेरिएबल नेम्स की तरह अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। यहाँ हमने साइज दी है 12, लेकिन एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ही एरे क्रिएट करेगा, चाहे मैं 12 लिखूं, साइज लिखूं या ना लिखूं। क्यों? क्योंकि हम एरे को यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसको मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे मिला सकती हूँ, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन वाइट स्पेसेस। अगर यहाँ स्पेस आ सकता है तो यहाँ पे एंटर भी आ सकता है। तो ताकि क्लियरिटी आ जाए कि हमने इसमें क्या वैल्यूज डाली है, तो हम इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल जो है वो अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे। तो इस तरीके से हमें ये पता ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज सिंगल स्टेटमेंट, तभी यहाँ सेमीकोलन है। सो हमने क्या इनिशियलाइज किया, जैसे जनवरी में 31 डे है, फरवरी में 28 है, मार्च में 31 है, देन अप्रैल में, जून, जुलाई, फाइनली दिसंबर में 31 डे है। तो एक फ्लॉ रहेगा प्रोग्राम के अंदर कि ये लीप का साल कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो विल इग्नोरिंग इट, ठीक है। जनवरी में फरवरी में 29 डेज हो सकते हैं, वो थोड़ी सा फ्लॉ है, लेकिन वी आर इग्नोरेड इट, इसको इग्नोर कर रहे हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सो खैर सिंपल स्टेटमेंट कि आप एंटर मंथ करो 1 to 12, मंथ में इनपुट ले ले, एंटर डेज करो 1 to 39, डे में इनपुट ले ले, और टोटल डेज इक्वल टू डे कर दे। फिलहाल टोटल डेज को ये इनिशियलाइज कर दे डे से। आपने जो भी दे दिया है इसके अंदर डे के अंदर जो है डे की वैल्यू जो है वो टोटल डेज के अंदर चली जाए। अच्छा, नाउ एक लूप चला रहे हो, लूप का इनिशियल वही रहेगा हमेशा 0, ठीक है। अब की दफा ये कब तक चल रहा है, लेस देन मंथ माइनस 1, यानी आपने जो भी मंथ दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंथ दिया है 3 या 4 या 5, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, जो भी आपने इनपुट दिया है, मंथ वहीं तक चलेगा। लेकिन अब ये अगेन इसको हम सपोज कर लेते हैं मंथ हो यानी फरवरी हो, और फरवरी की तारीख कौन सी, लेट्स सपोज 5, ठीक है, 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 5 हो तो 5 किसके अंदर चला जाएगा, 5 चला जाएगा डे के अंदर। तो टोटल डेज के अंदर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 5। तो हमें 5 डेज ऑलरेडी टोटल डेज के अंदर इनपुट कर दिए। अच्छा, बाकी डेज हमें कैलकुलेट करने हैं कि बाकी कितने। तो उसके लिए लूप चल रहा है 0 से लेकर लेस देन 2, ठीक है। मंथ की वैल्यू 2 है, माइनस 1, 2 का यहाँ फॉर्मूला है, ठीक है। लेस देन मंथ माइनस 1, सो इन अवर पर्टिकुलर केस जिसमें मैं फरवरी ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो ये जो आपका लूप है ये कब तक चलेगा, लेस देन 1 तक। सो मीन्स कितनी दफा चलेगा, 0 से लेकर 0 तक एक दफा, ठीक है। सो वंस लूप चलेगा तो लूप की ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ एक ही दफा चलेगी। टोटल डे प्लस इज इक्वल टू मीन्स के जो टोटल डे की पुरानी वैल्यू वो खत्म ना हो, जो कि 5 है, 5 है, उसके अंदर डेज पर मंथ ऑफ जे की वैल्यू ऐड हो जाए। तो डे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर डेज पर मंथ जे एक एरे है, ठीक है। एरे की जे की वैल्यू इस वक्त क्या है, 0। तो एरे के अंदर जो 0 स्पेस है वो किसके लिए है, जनवरी के लिए, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, जनवरी के डेज 31, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 31 इस पूरी चीज के बजाय जो 31 रिप्लेस हो जाएगा, कंपाइलर रिप्लेस कर देगा। 31 ऐड हो जाएंगे किसमें, 5 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल की डेज की पुरानी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 5, और हमने यहाँ पे प्लस इक्वल टू यूज किया। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये
पिछली वैल्यू को खत्म नहीं करता, इस वैल्यू को ऐड कर देता है पिछली वैल्यू के अंदर। तो हमारा जो टोटल डे की न्यू वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5 + 31, so the new value will be 36. फाइनली ये हमें टोटल डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर और टोटल डेज की वैल्यू जो 36 है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो हमने सबसे सिंपल एग्जांपल से ही समझा है इसको, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा आगे का मंथ लेंगे उतनी ज़्यादा दफ़ा लूप चलेगा और उतनी ही ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप ये कहते हो कि मार्च, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 1 ये लूप 2 तक चलेगा, तो ये एडिशन फिर 2 दफ़ा होगी। तो अगर ये 5th ऑफ मार्च है, ठीक है, तो ये लूप 2 दफ़ा चलेगा। फर्स्ट टाइम 31st इसमें ऐड कर देगा, वैल्यू 36 बन जाएगी। सेकंड टाइम चलेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। जब जे की वैल्यू 1 होगी तो जे ऑफ 1 में क्या, एरे ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है 28, ठीक है। सो 28 इसको अब ऐड करना है। 28 किसमें ऐड करेगा 36 + 28, सो जो वैल्यू बनेगी वो टोटल डेज की न्यू वैल्यू बन जाएगी जो कि 64 होगी, ठीक है। तो इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा 64। जो हमें कहेगा टोटल डेज जो है वो 64 है। इसी तरीके से जितने ज़्यादा मंथ आप आगे जाते जाओगे ये लूप उतना ही ज़्यादा चलता जाएगा और उतनी दफ़ा ही ये वैल्यू जो है वो ऐड करता जाएगा। तो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोग्राम, जैसा था तो रन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एंटर मंथ, आप ये कह रहे हो कि 5th मंथ है और उसकी 14th तारीख है, तो टोटल डे फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर इज 134। हम अपनी वाली एग्जांपल पहले देख लेते हैं, हमने जो कैलकुलेट की थी जिसपे 36 आ रहे थे, दैट वाज February एंड द डेट वाज 5, तो 36, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 36 डे हमने कैलकुलेट किए थे और हमने कहा था कि अगर ये 5th ऑफ मार्च हो तो डेट जो डेज हो रहे थे वो 64 हो रहे थे, ठीक है। सो वर्किंग फाइन। एंड अगर आप लास्ट डे सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल 12 आपका डे है, ठीक है, और 31st आपकी तारीख है, तो आपको टोटल 365 डेज का आंसर जो है वो देगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी होगी, इसमें कुछ न्यू चीज़ें भी हैं जिनको डिस्कस करते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम एरेज को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 हेडर फाइल्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, IOStream, IOMANIP और Conio.h। IOMANIP जो है वो हमने नीचे कुछ एक तो setw मैनिपुलेटर, वी हैव ऑलरेडी नो कि setw मैनिपुलेटर के लिए हम IOMANIP यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने कुछ न्यू फ्लैग्स यूज किए हैं जिनके लिए हमने IOMANIP को यूज किया है। नीचे देखेंगे कि वो कौन से फ्लैग्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जो न्यू थिंग है वो ये, नंबर 1 कि आपने एक कांस्टेंट इंटीजर साइज क्रिएट किया है जिसका आपने वैल्यू दिया है 5। कांस्टेंट इस तरीके से क्रिएट करने का फायदा ये होता है कि अगर आप इस सेम प्रोग्राम को चेंज करना चाहो तो आप बाद में इस साइज की वैल्यू जो है इसको 5 की जगह अगर फॉर एग्जांपल 10 कर देते हो तो सेम प्रोग्राम जो है वो 10 एलिमेंट्स के लिए काम करना शुरू हो जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि हम जैसे नीचे यहाँ पर हमने 4 एरे क्रिएट किए हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के, तो उन चारों के अंदर बजाय 555 लिखने के हमने साइज यूज किया हुआ है। सेकंड, हमने लूप के अंदर भी साइज यूज किया हुआ है। तो हमने हर जगह ये कांस्टेंट यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर हमें यही सेम प्रोग्राम 5 स्टूडेंट्स के बजाय हमें 100 स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड लेना हो तो मैं सिर्फ साइज की वैल्यू चेंज करूंगी और ये पूरे प्रोग्राम जो है वो 100 स्टूडेंट्स के लिए काम करना शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ बेस्ट अप्रोच कि आप एरे को किसी वेरिएबल या कांस्टेंट से इस तरह डिक्लेयर कर दो जिसकी वजह से वो बार बार आपको वैल्यू हर जगह साइज की चेंज ना करनी पड़े। नाउ इस प्रोग्राम के अंदर हमने 4 एरेज क्रिएट किए हैं। एक है रोल नंबर जो कि इंटीजर है, क्योंकि हम रोल नंबर जो है वो इंटीजर्स में ले रहे हैं, पूरी फॉर्मेट में नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 30, 21, 22। देन मार्क्स, वो भी इंटीजर है क्योंकि मार्क्स भी हमारे पास होल नंबर ही होते हैं, लाइक 72 मार्क्स, 78 मार्क्स। देन परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज को फ्लोट इसलिए रखा है क्योंकि परसेंटेज हमारी जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में होगी।
और उसके बाद हमारे पास लास्ट है ग्रेड, जिसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। सो ग्रेड यूजली A, B, C, D या F, सो इट्स जस्ट वन कैरेक्टर, इसलिए इसको हमने कैरेक्टर डेटा टाइप में लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिंटेड अ मैसेज, प्लीज एंटर द डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स, और फिर ये लूप स्टार्ट किया। अब ये लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ साइज। फिलहाल साइज की वैल्यू 5 है, तो ये लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगा। तो एरे का लूप यूजली इसी तरीके का होता है, आप उसको 0 से स्टार्ट करते हो और लेस देन 5 तक चलाते हो, ताकि वो एक वैल्यू कम तक चले। इनसाइड द लूप जो है वो सबसे पहले आपने प्लीज एंटर स्टूडेंट नंबर, यहाँ पे वही ट्रिक यूज की है, i+1 कर दिया ताकि वो 0 प्रिंट करने के बजाय स्टूडेंट नंबर 1 कहे कि आप पहले फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा एंटर करो। तो हम इनसाइड द लूप 1 बाय 1 स्टूडेंट की सारी वैल्यू जो है वो एक ही लूप के थ्रू इनपुट लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सी आउट कह रहे हैं कि रोल नंबर इनपुट किए करें, और सी इन कर रहे हैं रोल नंबर के अंदर, ठीक है। देन सी आउट मार्क्स आउट ऑफ 500 से मैसेज प्रिंट करवाया कि हम 500 के विद इन मार्क्स इनपुट करने के लिए कह रहे हैं। देन cn मार्क्स ऑफ। सो नाउ बाकी तो सब सेम उसी तरीके का आउटपुट इनपुट है जैसे हम लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये नोट करते हुए जाओ कि अब हम यहाँ पर खाली वेरिएबल नेम यूज करने के बजाय एरे और उसके बाद जो लूप के अंदर आई है उसको यूज करें। तो हम लूप का वेरिएबल आई को हर जगह यूज करेंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम ये हमसे इनपुट लेगा रोल नंबर ऑफ 0 के अंदर, मार्क्स ऑफ 0 के अंदर, सेकंड टाइम रोल ऑफ नंबर 1 के अंदर, रोल और मार्क्स ऑफ 1 के अंदर। इस तरह आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी और एरे की डिफरेंट वैल्यूज के अंदर जो वो हमसे इनपुट देता जाएगा। अच्छा, साथ के साथ यहाँ पे हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। जब आप जस्ट जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज करते थे, इन द सेम वे एरेज को यूज कर सकते हो, उसमें और कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं आता सिवाय इसके कि अब हमें ये ब्रैकेट और इंडेक्स जो है वो मेंशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस लाइन में आपने किया क्या है कि आपने इस मार्क्स को, जो बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, उसमें हमने उस इंटीजर डेटा टाइप को कन्वर्ट किया है किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। तो हमने कास्टिंग की है ताकि हमारा आंसर जो है वो सही आ सके। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई जगह कि जब ये तीनों नंबर्स इंटीजर टाइप के होंगे तो आंसर आने में प्रॉब्लम होगी, आंसर इंटीजर में आने की कोशिश करेगा और इंटीजर में आएगा जो कि गलत आंसर होगा। तो हमें क्योंकि आंसर फ्लोट में चाहिए तो हम इसमें मार्क्स को पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ मार्क्स ऑफ आई को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा मार्क्स ऑफ 0 कन्वर्ट होगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो मार्क्स ऑफ 1 कन्वर्ट होगा, थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो मार्क्स ऑफ 2, इवेंचुअली लास्ट वैल्यू तक ये एक एक करके ये लाइन जो है वो, हर स्टेटमेंट जो है वो हर दफा अलग तरीके से चलेगी। तो बेसिकली मार्क्स की जो भी वैल्यू होगी उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, देन उसको 500 से डिवाइड कर देगा और 100 से मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह हमें क्या मिल जाएगी, परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला है सो पर ऑफ आई के अंदर मीन परसेंटेज ऑफ एवरी इंडेक्स के अंदर। तो इसमें जो चीज फैसिनेटिंग है वो ये है कि फर्स्ट टाइम रोल नंबर जब 0 का होगा तो मार्क्स भी 0 के होंगे, परसेंटेज भी 0 की होगी, ठीक है। इसके बाद जब सेकेंड टाइम रोल नंबर 1 का होगा, मार्क्स 1 के होंगे, परसेंटेज भी 1 की होगी। तो हर दफा ये सेम इंडेक्स पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो सेव करता हुआ जाएगा। देन अभी लूप कंटिन्यू है, लूप के अंदर फिर हमने इफ एल्स का एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट किया, ठीक है, एल्स इफ का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ग्रेडिंग के लिए। आपके इफ एल्स वाले जो लेक्चर था उसके अंदर ये इंक्लूडेड था। सो आप क्या यहाँ चेक कर रहे हो कि अगर परसेंटेज और परसेंटेज के एरे की जो भी इस वक्त वैल्यू है, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ परसेंटेज ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 80, तो ग्रेड ऑफ 0 को क्या कर दे, ए ग्रेड कर दे, ठीक है। एल्स इफ चेक करे कि अगर वो 70 और 80 के बीच में है, ठीक है, तो ग्रेड को क्या कर दे, बी कर दे। एल्स इफ चेक करे कि 60 और 70 के बीच में है तो ग्रेड को क्या कर दे, सी कर दे। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सर पर सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे यूजली हम एक वेरिएबल लिखा करते थे और अब उस वेरिएबल की जगह हम एरे का नेम और उसकी इंडेक्स यूज कर रहे हैं, जिसके लिए, और इंडेक्स की जगह हम लूप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो ये प्रोग्राम जो है वो बार बार चलेगा, ये लूप बार बार चलेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि हमने साइज की वैल्यू 5 की हुई है, ये लूप 5 दफा चलेगा और ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर भी 5 दफा अलग अलग इंडेक्स वैल्यूज के लिए चलेगा। तो फर्स्ट टाइम जो है
वो ये एरे ऑफ 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। तो ये थोड़ा सा अपने पास भी इसको कोड को पढ़कर ध्यान से, ठीक है, एक एक आई की वैल्यू चेंज करके थोड़ा सा एनालाइज करना। एंड ऑपरेटर विल मेक श्योर, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि परसेंटेज की वैल्यू 70 से बड़ी या बराबर भी हो और साथ में साथ 80 से छोटी भी हो, यानी इस रेंज के बीच में हो। ठीक है, अगर 70 और 80 के बीच में होगा तो ग्रेड बी सेट हो जाएगा, अगर 60 या 70 के बीच में होगा तो सी हो जाएगा, और अगर 50-60 के बीच में होगा तो डी हो जाएगा। एंड अगर आपका जो है वो 40 से अबव है और 50 से लेस है तो ग्रेड पास कन्वर्ट कर देगा, जस्ट पास, अदरवाइज फेल कर देगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू डोंट लाइक दिस ग्रेडिंग सिस्टम, तो आप अपना जो यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, आप वो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अच्छा, फिर सेकंड चीज ये भी कि अभी तो हमने टोटल मार्क्स लिए हैं, ठीक है, हमने सिर्फ फाइनल मार्क्स पूछ लिए हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को चेंज करना चाहो तो अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है मार्क्स का, आप यहाँ पे 5 डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर दो, एक इंग्लिश के मार्क्स के लिए, एक मैथ्स के मार्क्स के लिए, एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के मार्क्स के लिए, एंड सो ऑन, इंट्रोडक्शन टू आईटी के मार्क्स के लिए, जो आप जिस तरीके से आप चाहो। तो डिफरेंट 6 सब्जेक्ट्स का 6 एरेज क्रिएट करो और यहाँ पे 6 जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स इनपुट लो और बीच में टोटल खुद करवा लो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस तरीके से भी चाहो इस प्रोग्राम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देन ये 2 लाइन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, गेट ch, जस्ट फॉर द होल्ड, क्या वो डेटा इनपुट करने के बाद आपसे क्या है कि थोड़ी देर वेट करवाए, जैसे ही आप कोई की प्रेस करो तो फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे बैकस्लैश एन जस्ट टू गेट प्रॉपर व्यू। 3 दफा एंटर करवाया है, देन 2 दफा टैप करवाया है, फिर 2 दफा एंटर करवाया ताकि एक हेडिंग प्रॉपरली शो हो सके। उसके बाद हमने सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर यूज किया। ठीक है, सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर क्या करेगा, 9 कैरेक्टर्स की विड्थ सेट करेगा और रोल नंबर को उन 9 कैरेक्टर्स के अंदर राइट अलाइन कर देगा। ठीक है, सेट W7 जो है वो 7 कैरेक्टर की विड्थ सेट करेगा, सेट W12 जो है वो 12 कैरेक्टर की। तो इसको हम आउटपुट में ही थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ग्रेड के लिए हमने बैकस्लैश टी यूज किया है। ठीक है, अगेन जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए सेट W यूज करो, यू कैन यूज बैकस्लैश टी। पर क्या होता है कि बैकस्लैश टी जो है वो आपका लेफ्ट अलाइन रखता है और सेट W जो आपका आपके टेक्स्ट को राइट अलाइन कर देता है। सो नाउ फिर एक लूप जो है वो दोबारा हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट लूप जो है वो एंड हो गया था। ठीक है, दिस वाज द एंडिंग ऑफ फर्स्ट लूप जो कि इनपुट ले रहा था सिर्फ। सेकंड लूप जो है वो आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज किया हमने, अगेन वही 0 से लेकर साइज लेस देन साइज तक। यहाँ पर अगेन सेट W9, क्योंकि हमने रोल नंबर को सेट W9 के साथ प्रिंट करवाया था, सो रोल नंबर ऑफ आई को भी हम सेट W9 के साथ प्रिंट करवा रहे हैं ताकि ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो जब प्रिंट हो तो वो 9 कैरेक्टर्स के अंदर ही आए और राइट अलाइन। इसी तरह मार्क्स के लिए 7 यूज किया था, तो मार्क्स की वैल्यूज के लिए भी 7 ही यूज किया। परसेंटेज के लिए हमने 12 यूज किया था, तो परसेंटेज के लिए हमने 12 यूज किया। अच्छा, अब यहाँ पे आ रही हैं न्यू थिंग्स, न्यू कुछ फ्लैग्स, जिसमें सबसे पहले जो है वो एक मैनिपुलेटर है सेट प्रिसिशन। सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर क्या कर सकता है कि आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि वो 2 डिजिट्स ही शो करे डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी हम स्क्रीन पे देख के ही प्रॉपर्ली समझते हैं, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा और इसको लगाने से जो है वो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा सेट iOS फ्लैग, ठीक है, जिसमें हमने iOS शो पॉइंट शो किया है। सेट iOS फ्लैग जो है वो क्या कर सकता है कि कुछ फ्लैग्स ऑन कर सकता है। फ्लैग्स ऑन करने का मतलब है फॉर्मेटिंग फ्लैग, जो आपके आउटपुट को फॉर्मेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हमने जिस फ्लैग को ऑन किया है दैट इज iOS शो पॉइंट। शो पॉइंट फ्लैग क्या करता है कि आपके ये लाजमी कर देता है कि आपका जो पॉइंट है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट, वो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमेशा लाजमी नजर आए। ठीक है, सो ये डेसिमल पॉइंट को जो है वो लाजमी शो करेगा। ठीक है, ऑलवेज शो डेसिमल पॉइंट, चाहे वैल्यू, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप में बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि अगर आपकी वैल्यू आती है 7.0 तो वो आपको 7 शो करता है, 0.0 शो नहीं करता।
तो अगर आप ये शो पॉइंट फ्लैग इस तरीके से ऑन करवा दोगे, ठीक है, तो सेट iOS फ्लैग हमें मैनिपुलेटर यूज करना पड़ता है और सेट iOS फ्लैग के अंदर हम iOS शो पॉइंट को दे देते हैं इसकी वैल्यू, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक फ्लैग ऑन हो जाता है और आपके पॉइंट्स जो है वो शो कर रहा होता है। और सेकंड फ्लैग जो हमने ऑन करवाया है वो है iOS फिक्स्ड। तो अगेन आप सेट iOS फ्लैग मैनिपुलेटर आपने यूज किया है, ठीक है, और आपने iOS फिक्स्ड को जो है वो ऑन किया है। ना ये जो फ्लैग है इट मेक श्योर कि आपकी वैल्यू कभी भी एक्सपोनेंट में ना आ सके। तो समटाइम्स अगर वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रही है तो वो वैल्यू एक्सपोनेंट में शो करता है, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंट में वैल्यू ना शो करे तो ये ऑलवेज जो है आपकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के साथ ही शो करे। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने उसके बाद परसेंटेज की जो वैल्यू है, इन सारे फ्लैग्स को ऑन करने के बाद हमने कितने फ्लैग्स ऑन किए, हमने दो फ्लैग्स ऑन किए और एक मैनिपुलेटर यूज किया। सेट प्रिसिशन, ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स आए। सेट iOS फ्लैग में हमने शो पॉइंट ऑन करवाया ताकि पॉइंट लाजमी नजर आए। सेट iOS फ्लैग में हमने फिक्स्ड जो है वो ऑन किया ताकि डेसिमल में ही वैल्यू नजर आए, वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट ना हो सके। अच्छा, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ आई जो है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर फाइनली आप टी यूज कर रहे हो, लेकिन टी से पहले ये परसेंटेज की साइन जो है ये हमने परसेंटेज के बाद प्रिंट करवाने के लिए यूज की है, ताकि जब हम परसेंटेज डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, तो वो परसेंटेज की साइन तो नहीं डिस्प्ले करेगा, वो तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 78.99। लेकिन आगे हम चाह रहे हैं कि उसके बाद परसेंटेज की साइन जो वो भी डिस्प्ले हो, ठीक है। सो ये इसका ताल्लुक टी से नहीं है, ये जो है ये बेसिकली इस परसेंटेज ऑफ आई के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक टैब दे दे बीच में ताकि ग्रेड जो है वो आगे टैब के बाद नजर आए, क्योंकि हमने ग्रेड के लिए ऊपर भी ग्रेड डिस्प्ले करवाने के लिए हमने टैब ही यूज किया था, तो नीचे भी हम टैब ही शो कर रहे हैं। सो इसका आउटपुट भी देखते हैं और साथ साथ इनकी स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से डिस्प्ले हुआ है उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नाउ सबसे पहला मैसेज, प्लीज एंटर डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लीज एंटर स्टूडेंट नंबर 1, हमने यहाँ 1 इसलिए करवाया क्योंकि हमने i+1 कर दिया था, 0 ना लिखे, उसकी जगह क्या लिखे, 1 लिखे। सबसे पहले रोल नंबर की हमसे एंट्री मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है 12 और उसके मार्क्स हैं 432। देन आ गया प्लीज एंटर सेकंड स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल उसका रोल नंबर है 87 एंड उसके मार्क्स है 323। फिर आ गया स्टूडेंट डेटा 3, लेट्स से इसका रोल नंबर है 99 और उसके मार्क्स है 470। इसके बाद है प्लीज एंटर फोर्थ, सो रोल नंबर है 32 एंड उसके मार्क्स हैं 333 और लास्ट जो है वो स्टूडेंट लेट्स से रोल नंबर 77 और उसके मार्क्स हैं 234, ठीक है। देन इट विल से प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही हमको की प्रेस, यहाँ पे गेट ch हमारा चल रहा है, जैसे ही हमको की प्रेस करेंगे तभी जो है वो आ जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मेट जो रिक्वायर्ड थी, जिसके लिए हमने इतने सारे सेट डब्ल्यूज एंड ये सारी चीजें जो हमने यूज की, ये इस फॉर्मेट के लिए की। सबसे पहले ये नोट करो, ठीक है। इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको प्रोग्राम के आउटपुट को हटाऊंगी नहीं, क्योंकि आप देख चुके हो कि इसको जनरेट करने के लिए हमें कितना कुछ टाइप करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये लाइन नंबर ये ठीक है, रिजल्ट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट लिस्ट से पहले हमने 1 2 3 दफा एंटर करवाया था, बैकस्लैश n, तो वो यहाँ पे इतना गैप जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश t, इसकी वजह से ये 2 टैब्स जो है वो आगे आ गया, रिजल्ट जो है वो यहाँ से इसने डिस्प्ले करना शुरू किया। देन दोबारा बैकस्लैश n मीन्स 2 एंटर्स, ताकि नेक्स्ट जो है वो लाइन फिर यहाँ से शुरू हो। अच्छा, इसके अलावा जो सेट डब्ल्यू है, हमने रोल नंबर के लिए क्या यूज किया, 9 यूज किया। तो इसको देख लेते हैं, ये टोटल कैरेक्टर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना, डॉट तक 9 ही है। तो बेसिकली यहाँ सेट डब्ल्यू 9 यूज किया है, तो रोल नंबर ने हमारे पास 9 ही कैरेक्टर्स जो है वो ऑक्यूपाई किए। मार्क्स, ठीक है, जो मार्क्स में 7 है, तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7। और बात मैंने की थी कि राइट अलाइन हो जाते हैं, तो ठीक है, तो सारे के सारे जो है वो राइट अलाइन हुए हैं। इसका परसेंटेज के लिए 12 है और ग्रेड से पहले हमने सिर्फ टैब यूज किया हुआ है। इन द सेम वे नीचे
ठीक है। हमारे जो ये ZW9 और ये ZW7 जिन मार्क्स थे उनके पीछे पीछे, तो वो उसी हिसाब से इसके लिए इसने 9 लिए हैं। मार्क्स के लिए जो है वो 7 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। 7 कैरेक्टर के बाद अपने आप को जो है वो राइट अलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट अलाइन हो जाते हैं। 4 कैरेक्टर्स दिए हैं, 3 कैरेक्टर्स दिए हैं। तो ZW क्या करता है कि आपका ये विड्थ सेट करके और उतनी ही विड्थ पे डेटा को सेट करता है और साथ साथ में डेटा को जो है वो राइट अलाइन भी कर देता है। अच्छा, अब देखो जो परसेंटेज है उस पे वो सारे फ्लैग्स काम कर रहे हैं। नंबर 1 हमने कहा था कि शो पॉइंट, तो यहाँ 96.0 है, लेकिन फिर भी 96.00 शो कर रहा है, क्योंकि नंबर 1 हमने प्रिसिशन क्या सेट की थी 2 के 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये 2 जीरो जो है उसने आगे लाजमी, और सारी की सारी जो परसेंटेजेस हैं वो 2 डिजिट्स के अंदर ही आ रही हैं। अभी तक कोई ऐसी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हुई जो ज्यादा पॉइंट्स में हो। हुई भी होगी तो इसने इसको राउंड ऑफ करके सारी की सारी परसेंटेजेस को 2-2 डिजिट्स के अंदर आकर सेट कर दिया है। सेकंड शो पॉइंट, तो पॉइंट लाजमी शो हो रहा है 96, जो कि यूजली अगर हम शो पॉइंट ना यूज करते तो यहाँ ये खाली 96 लिखता, लेकिन इसके वजह से 96.00 लिखा है। और जो आपका फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड का इफेक्ट हमें इतना खास नजर तो नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई ऐसा नंबर नहीं दिया जो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फिक्स की वजह से भी मेक श्योर कि ये परसेंटेजेस जो है वो एक्सपोनेंट के अंदर ना आ सके। अच्छा, इसके बाद जो ग्रेड कैलकुलेट हुए हैं, ठीक है, ये जिनके 80 प्लस है वो ए है, 46 है तो सी है, पास अगेन 96% है तो ए है, एंड देन अगर 44 है तो पी है। जैसी वैरायटी ऑफ डेटा नहीं हमने दी, लेकिन अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा दोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स जो है वो भी शो होंगे। सो दैट्स ऑल। आई थिंक प्रोग्राम बहुत बड़ा है, बट अगर आप इसको आराम से सुकून से क्लियरली एक एक लाइन को ऑब्जर्व करोगे तो हमने कोई भी इस पे न्यू चीज यूज नहीं की सिवाय इसके इन फ्लैग्स के। सिंपल फ्लैग्स को डिफरेंट अलग डेटा के अंदर भी प्रैक्टिस करना, अपनी मर्जी से कोड जनरेट करना जिसके अंदर ये सेट प्रिसिशन, सेट आईओ फ्लैग, शो पॉइंट, फिक्स जो है वो आप यूज करके देखो। इसके अलावा और भी फ्लैग्स होते हैं, तो हम फ्रीक्वेंटली हमने पहले भी बूल अल्फा डिस्कस किया था। ठीक है, बूल अल्फा भी एक फ्लैग था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे कि हम जो बुलियन वैल्यूज हैं उनको ट्रू एंड फॉल्स स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते थे। तो देयर आर मैनी, ये और भी एग्जिस्ट करते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली हम इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मल्टी डायमेंशन एरे है। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स पहले की वो सिंगल डायमेंशन एरे की थी जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता था, लेकिन जो मल्टी डायमेंशन एरेज होते हैं उनमें रोज, कॉलम्स, इवन पेजेस के अंदर भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरे कैन हैव मेनी डायमेंशन, जैसे कि नीचे इस एग्जांपल में जो नजर आ रही है, साइज 1, साइज 2 एंड डॉट 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 टिल साइज n। तो बेसिकली वी कैन हैव मेनी डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन उतनी ही बनाई जाती है जितनी लॉजिकली पॉसिबल हो। तो इतनी डायमेंशन यूजली आप क्रिएट करते नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल नीचे एक एग्जांपल दिए 3 डायमेंशन एरे की कि आप 3 डायमेंशन एरे किस तरीके से बना सकते हो। डेटा टाइप जो है वो उसकी इंटीजर है, नाम उसका 3dim है, और उसमें हमने जो डायमेंशन दिए हैं, फर्स्ट डायमेंशन में 5 है, देन 10 है, देन 4 है। तो वी कैन से कि 5 जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और 10 जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन जो 4 है वो इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटिंग अ क्यूब, ठीक है, अ क्यूब ऑफ डेटा, बट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम आप डायमेंशन यूज कर सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन एरे जो सबसे ज्यादा कॉमन है, इट्स 2 डायमेंशनल एरे। तो हम अपने कोर्स के अंदर 2 डायमेंशनल एरे को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे में जो है वो क्या क्या चीजें, किस तरीके से आप 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टी डायमेंशन एरे की, ठीक है, और इसको हम एरे ऑफ एन एरे भी कह सकते हैं कि अगर आप एक एरे का एरे क्रिएट कर दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशन एरे। जनरल फॉर्म डिक्लेयर करने की क्या होगी, आप डेटा टाइप दोगे, ठीक है, सबसे पहले डेटा टाइप आएगी, उसके बाद जो है वो आप एरे का नेम दोगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट डायमेंशन की साइज और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकंड डायमेंशन की
साइज। तो अगर 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहो तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम। सो यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा रोज को, और जो हमारा वाई है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा या शो करेगा कॉलम्स को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये 2 डायमेंशन एरे क्रिएट किया है, इंटीजर एरे 3,4, तो इसमें 3 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और 4 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम। सो थोड़ा सा पिक्टोरिकल भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो एरे हमने क्रिएट किया है ये एरे ऑफ 3 and 4, सो मेमोरी में ये इस टाइप की एक स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो कि ये क्रिएट कर देगा। इसके पास 1, 2 and 3 रोज होंगी, ठीक है, जस्ट लाइक अ टेबल, और इसके पास हर रो के अंदर 1, 2 and 3 and 4 कॉलम्स होंगे। तो जो हमारा एरे बनेगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल, ठीक है, और इसका हर एलिमेंट जो है वो 2 इंडेक्सेस से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स क्या होगी, 0, 0। सेकेंड एलिमेंट जो होगी उसकी इंडेक्स क्या होगी, 0, 1। थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स होगी 0, 2। फोर्थ एलिमेंट की इंडेक्स होगी 0, 3। तो दूसरी चीज जो आप इसमें नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हो, हमने रो की वैल्यू रखी 3 और हमने कॉलम की वैल्यू रखी 4। तो 3 4 12। तो अगर नोट करो तो यहाँ पे हमारे पास 12 एलिमेंट्स ही मौजूद है। तो डबल डायमेंशन एरे में हमेशा ऐसे ही होता है कि आप जितनी रोज और कॉलम्स लेते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं कि अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो उनकी वैल्यूज को, यानी आपने रो यहाँ पे अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, तो आपको 12 एलिमेंट्स ही एरे के अंदर मिल जाते हैं। नाउ अगेन सेम एरे की हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। सो आप उस एरे को, एक तो बात हमने पहले भी की थी कि एक हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और एक हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमने सिर्फ एरे क्रिएट किया एंड दैट एरे इज बेसिकली एम्प्टी। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे जो लिखे हुए भी हैं वो इनकी इंडेक्सेस लिखी हुई है या उसकी लोकेशंस लिखी हुई है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। दीज आर जस्ट द एरे इंडेक्सेस। एरे का एक एक एलिमेंट को किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे उसका नाम है सिर्फ, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक 2 डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होगा, सेम उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चेंज कैसे होगा। आपने सबसे पहले तो डेटा टाइप दी, उसके बाद आपने एरे का नाम दिया जो कि ए है, उसके बाद आपने साइज देना है या नहीं देना हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। आप भले साइज दे दो या फिर इनिशियलाइज करते हुए आप इसको ओमिट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। आप यहाँ से साइज निकाल भी सकते हो या खाली 2 ब्रैकेट्स भी, मतलब 2 सेट्स ऑफ ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो। देन इक्वल टू की साइन। अब यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं ओवरऑल सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे। सो देयर इज अ कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग एंड कर्ली ब्रेसेस एंडिंग जो ओवरऑल 2 डायमेंशन एरे को शो करता है। अब उस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर एक एक सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस एक एक सेट ऑफ कॉलम को, रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट होगी पहले सेट ऑफ ब्रैकेट से, ये है रो नंबर 1 और ये है रो नंबर 2। रो नंबर 1 और 2 इसलिए क्योंकि रो नंबर 0 से हमेशा स्टार्ट होता है। तो रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। और ये जो वैल्यूज है 0 1 2 3, ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में चली जाएगी। इसी तरह दोबारा रो नंबर 1 के अंदर कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से ये सेट पूरा कंप्लीट हुआ है। क्या होगा, ये है उसको एक्सेस करने का वेरिएबल नेम, ठीक है, कि हम इस पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे कैसे, और ये कि उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ भी हमने शो की है कि रो ऑफ 0 एरे ऑफ 0 0 में 0 पड़ा हुआ है, और लेट्स से एरे ऑफ 1 1 के अंदर जो है वो 5 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। एरे ऑफ 2 1 के अंदर 9 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज जो है वो मौजूद है जिनको हम एक एक करके प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 10 होना चाहिए, ठीक है, बट ये एडिटिंग के टाइम पे शायद मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 2 के अंदर 10 वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 वैल्यू होनी चाहिए थी।
तो इसको करेक्ट कर लें अपने पास प्लीज। ओके, नाउ एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एज यू ऑलरेडी डिस्कस हमने देख लिया कि एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम क्या होगा, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 2 2, ऑफ के भी कह सकते हैं हम। उसको एक्सेस करने के लिए आप इसी तरीके से, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने सिंगल डायमेंशन में देखा था, यहाँ डबल डायमेंशन के अंदर भी सेम ही होगा। वैल्यू के अंदर वीएल वेरिएबल है, इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, एरे ऑफ 2 3 में जो पड़ा हुआ है। एरे ऑफ 2 3 कौन सा है, रो नंबर 2 और उसका कॉलम नंबर 3 मीन 11। हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इस इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये इंडेक्सेस पे जो पड़ी है वैल्यू, यानी इस डबल डायमेंशन एरे के जो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, वो किसके अंदर कॉपी हो जाए, वीएल के अंदर। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो की वैल्यू, एंड देन दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम की वैल्यू। तो देन ये आपका फोर्थ एलिमेंट थर्ड रो में से निकालेगी, जिसकी वैल्यू होगी 11, और वो जो है वो उधर कॉपी हो जाएगी। अच्छा, देन यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन स्क्रीन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट, सॉरी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वैल्यू ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। सो अगेन ए ऑफ 2 3 को अगर यूज करोगे तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, 11 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, नेस्टेड लूप इज यूज्ड टू एक्सेस कंप्लीट 2 डायमेंशन एरे। तो अगर डबल डायमेंशन एरे या 2 डायमेंशन एरेज को हमें एक्सेस करना हो 1 बाय 1, तो हमें एक लूप में ही नेस्टेड लूप यूज करने पड़ते हैं, मीन्स अ लूप इनसाइड अ लूप। तो हम नेस्टेड लूप की टेक्निक यूज करेंगे एक डबल डायमेंशन एरे को यूज करने के लिए। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं 2 डायमेंशन एरे पे। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है, जो आप एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करोगे, उसमें यूजर से वैल्यू इनपुट लोगे एंड देन उन वैल्यूज को प्रिंट करवा दोगे। इट्स जस्ट लाइक द एग्जांपल जो कि सिंगल डायमेंशन में फर्स्ट एग्जांपल थी, बिल्कुल वैसी ही एग्जांपल है। तो यहाँ हमने एक क्रिएट किया है डबल डायमेंशन एरे, जिसके अंदर हमने 5 और 3 वैल्यूज दी हैं। सो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो ये 5 बाई 3 का एक डबल डायमेंशन एरे हमने क्रिएट किया है। 5 इंटू 3 मीन 15, ये टोटल 15 एलिमेंट हमें लेना अलाउ करेगा। देन आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हो, एन इंटीजर एरे ऑफ 2 डायमेंशन एरे, देन एंटर एलिमेंट्स भी अगेन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप एक डबल डायमेंशन एरे को एक्सेस करने के लिए एक नेस्टेड लूप क्रिएट कर रहे हैं। तो नेस्टेड लूप क्रिएट कैसे करोगे, पहला जो आउटर लूप होगा वो हम चलाएंगे रोज के लिए, क्योंकि हमारी पहली जो इंडेक्सेस हैं वो कौन सी हैं, रो वाली हैं। तो जो रो वाला लूप है वो कैसे चलेगा, r इज इक्वल टू 0, r लेस देन 5, r प्लस प्लस, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। जो इनर लूप होगा, इनर लूप जो है उसमें c इज इक्वल टू 0, c लेस देन 3, c प्लस प्लस, मीन्स आपका ये लूप कितना टाइम चलेगा, लेस देन 3 तक, लेस देन कॉलम तक। तो हमने इनके वेरिएबल नेम भी इसी तरीके कर दिए हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये लूप जो है वो रोज के लिए है और ये लूप जो है वो कॉलम के लिए। देन इनसाइड द लूप आपने जिस तरीके से पहले प्रिंट करवाया था, यही एंटर एरे और ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, देन आर की वैल्यू प्रिंट हो, देन ये अगेन ये 2 ब्रैकेट ऐसे प्रिंट हो, एक एंडिंग ब्रैकेट एंड एक स्टार्टिंग ब्रैकेट, फिर सी की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, एंड देन एंडिंग ब्रैकेट एंड कोलन, और फिर 3 हमसे करे आर कॉमा, सॉरी आर और सी के अंदर। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर और सी इस तरीके से दोगे, सो ये एक एक इंडेक्स को उठाता रहेगा। पहली दफा आर की वैल्यू होगी 0, दूसरी दफा और आर की वैल्यू जब होगी 0 तो सी के अंदर एंटर हो जाएगा, सी वाले लूप के अंदर। सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, ठीक है। उसके बाद आउटर लूप में वापस जाएगा, आर की वैल्यू 1 कर देगा। तो वी नो के नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम चलेगा 0 0 के लिए, फिर 0 1 के लिए, फिर 0 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोबारा चलेगा 1 0 के लिए, 1 1 के लिए एंड 1 2 के लिए। इस तरह फिर ये चलेगा 2 0 के लिए, 2 1 के लिए और 2 2 के लिए। फिर चलेगा 3 0 के लिए, 3 1 के लिए और
3 2 के लिए, एंड फाइनली 4 0 के लिए, 4 1 के लिए और 4 2 के लिए। तो टोटल जो सीन में ये जो वैल्यूज आएंगी आर और सी की वो इस तरीके से आएंगी। फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू 0 होगी, सी की 0 होगी, फिर आर की वैल्यू 0 होगी, सी की 1 होगी। तो वी नो दैट हाउ दिस इज द वे नेस्टेड लूप वर्क। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज जनरेट करेगा लूप। तो लूप कितनी दफा चलेगा? 5 into 3 15 टाइम्स ये लूप चलेगा और ये वैल्यूज जो है वो जनरेट होंगी। देन उसके बाद आप अगेन लूप खत्म कर रहे हो, इनपुट आ गया, द एलिमेंट्स इन एरे आर एक स्क्रीन पे प्रिंट कर दे, सेम लूप दोबारा चलाए और बाय यूजिंग द सेम मेथड एरे ऑफ आर एंड सी को प्रिंट कर दे विद द स्पेस। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है कि हमने इसके साथ अटैच की है, यानी जब इनर लूप 3 टाइम्स चल जाए, ठीक है, तो ये स्पेस के साथ ये प्रिंट करता रहे। आउटर लूप में जाने से पहले यानी आर की वैल्यू चेंज करने से पहले क्या कर दे? एंडर। यानी ये जो है, ये आप यहाँ भले बंद करके देखो, ये जो हमने एंडल अटैच किया है, ये एंडल किसके साथ अटैच किया है? इस वाले फॉर लूप के साथ, ठीक है। तो हमने इस फॉर लूप के साथ इस एंडल को अटैच किया, यानी जब भी इस फॉर लूप की वैल्यू चेंज होगी, उस वैल्यू चेंज करने से पहले एंटर प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ये हमसे 15 वैल्यूज इनपुट लेगा, तो लेट्स गिव इट सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है। कोई भी 15 जो है वो रैंडम वैल्यूज हमें इसको एंटर करनी है। आई एम बीइंग सो क्विक ताकि इनपुट हो सके। तो जो मैंने रैंडम वैल्यू इनपुट की है उसका जो आउटपुट जनरेट हुआ है, द एलिमेंट्स इन एरे आर वो 23 34 56। इनर लूप खत्म हो गया, एंडल चला, नेक्स्ट टाइम पे आ गया, फिर 3 वैल्यूज प्रिंट की, ठीक है। तो इनर लूप खत्म हुआ, आउटर लूप चलने से पहले एंटर हो गया। तो हमें प्रॉपरली मैट्रिक्स फॉर्मेट में या टेबुलर फॉर्मेट में वो दिखा रहा है कि किस तरीके से हम एरे डबल डायमेंशन एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एग्जांपल। एक ही एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे प्रोग्राम्स के अंदर डबल डायमेंशन एरे जहाँ जहाँ आता जाएगा, तो और आपकी प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोग्राम्स में होती जाएगी। तो मेन पॉइंट था कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू इनपुट लेते हैं और किस तरीके से वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू अवर एक्सरसाइजेस। देखिए, एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। Exercise number 1. Write a program that takes input of 5 numbers for array int a of 5 and then calculate the sum and average of the elements of array. आपने वही जो पहला वाला प्रोग्राम है उसी को रेफरेंस के तौर पे यूज करो, जैसे हमने एरे क्रिएट किया था और उसके अंदर 5 वैल्यूज इनपुट लेके वो वैल्यूज प्रिंट करवाई थी। इस दफा आप कोई भी वे आउट यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आप जो है वो वैल्यूज इनपुट लो, ठीक है। ये फॉर्मेट वाले यूज करो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 नंबर्स आपसे इनपुट ले, एंड उसी लूप के अंदर एक वेरिएबल हो टोटल जो कि इनको आपस में ऐड करके इसका टोटल जनरेट करता रहे, और एक वेरिएबल हो एवरेज जो कि इसका एवरेज निकालता रहे। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 2, write a program which finds the smallest element in array, generate output as handout program 2। इसके लिए जो हैंडआउट है प्रोग्राम नंबर 2 और जो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था, हमने क्या किया था कि एरे में से उसने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके बताया था। नाउ चेंज दैट प्रोग्राम, और अब की दफा वो क्या करे कि लार्जेस्ट वैल्यू ना फाइंड आउट करे, आप 10 एलिमेंट्स दो और उन 10 एलिमेंट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। तो ये दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। आई थिंक 5 to 10 मिनट्स दोनों एक्सरसाइजेज के लिए बहुत है। तो एक्सरसाइज 3, ये थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगी क्योंकि डबल डायमेंशन एरे पे। तो आपने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज 3x3। आप क्या करो, आप 2 एरे क्रिएट करोगे, ठीक है। एक होगा मैट्रिक्स नंबर 1 और एक होगा मैट्रिक्स नंबर 2, या जो भी आप उनको नाम दो। लेकिन वो दोनों एरेज की इंडेक्सेस क्या होनी चाहिए, रो भी 3 होनी चाहिए और कॉलम भी जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली वो 3x3 के 2 मैट्रिसेस हैं। तो इन मैट्रिसेस के अंदर आप इनपुट लो इसी तरीके से जैसे हमने प्रोग्राम जो देखा है एरे का, उसमें हमने जिस तरीके से इनपुट लिया है उस सेम तरीके से आप इनपुट दोगे। लेकिन अब की दफा वहां पे हमने सिर्फ एक एलिमेंट इनपुट लिया था, यहाँ पे अब आपको 2 एरेज में इनपुट लेना है। तो फर्स्ट टाइम वो इनपुट एलिमेंट्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स करें, एरे ना, अच्छा मैट्रिक्स
का टर्म जो है वो मैथमेटिक्स में आप उससे फेमिलियर हो गए, मैट्रिक्स हमने पढ़े थे मैथ्स में, ठीक है। ये रोज एंड कॉलम्स के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे। तो एरेज डबल डायमेंशन एरेज आर द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। उसके थ्रू आप बेहतरीन तरीका है कि आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इनपुट लो, ठीक है, ये 3x3 का इनपुट आपने फर्स्ट में लिया, इसी तरीके से 3x3 का सेकंड मैट्रिक्स होगा, उसमें भी आप यूजर से इनपुट ले लोगे। उसके बाद क्या करें कि वो पहले तो फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट करे, फिर सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट करे। इसके लिए भी आप कौन सा कोड यूज देखोगे, जो हमने एग्जाम्पल अभी की है, जो हमने डबल डायमेंशन की एग्जाम्पल की है, उसी को देखकर वो 3x5 का था, ये हाँ 3 का मैट्रिक्स है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो उसी को आप रेफरेंस लेते हुए आप क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट करवाओगे, और आखिर में ये जो होगा ना लास्ट, इसमें आपका ये थोड़ा सा आपका ब्रेन यूज होना चाहिए कि आपने किस तरीके से पहले मैट्रिक्स की वैल्यू और दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू को आपस में ऐड करवा के। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये सिंपल एडिशन है, एडिशन इतनी मुश्किल नहीं होती। पहली जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है जो कि 0 0 पे है मैट्रिक्स 1 की, वो किसके साथ ऐड हो जाएगी, सेकंड मैट्रिक्स की 0 0 के साथ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल उसके 1 1 पे जो वैल्यू पड़ी है 5, वो दूसरे मैट्रिक्स के 1 1 के साथ ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली हम इन सारी जो वैल्यूज को ऐड, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स लिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 10 10 10 10 10। क्योंकि आप किसी भी सेम पोजीशन में पड़े हुए नंबर्स को अगर आपस में देखो ऐड जो हो रहे थे 9 है और 1 है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 6 है और यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 4 है तो आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 7 है, 3 है तो आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मेरा जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो 10 10 जनरेट हो रहा है, लेकिन आपका जो मैट्रिक्स होगा इट विल डिपेंड ऑन यूजर्स वैल्यू। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेगा उसी तरीके से मैट्रिक्स यहाँ डिस्प्ले होगा, और उसी तरीके से उसकी एडिशन जो है वो डिस्प्ले होगी। तो ये मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आप जो कोड ऑलरेडी आपको गिवन है डबल डायमेंशन एरे का, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट एड इट एंड पेस्ट दैट कोड अगेन एंड अगेन, ताकि वो आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े, सिर्फ आपको एडिटिंग करनी पड़े। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज।